तो चलिए आज के लेक्चर में हम आगे की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन को कवर करा था, तो बाकी जो बची हुई है परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और ये सभी को एक एक करके कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहली हमारी आती है परसेंटेज मास बाय मास। इसको हम W से लिखते हैं क्योंकि बुक्स के अंदर W बाय W लिखा होता है। अब जैसे कि हमने पीछे अभी समझ के आए हैं कि न्यूमरेटर में हमेशा रहेगा सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में होगा सॉल्यूशन, तो इस वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को भी आपने किस तरह पढ़ना है, ये W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और पीछे वाला जो W होता है इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरह से ये रिप्रेजेंट करने, मतलब आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए जो आगे है वो सॉल्यूट होगा, जो पीछे लिखा है वो सॉल्यूशन होगा। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर हमसे कोई पूछे परसेंटेज मास बाय मास क्या होता है, तो यू विल से दैट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब जो कि ये परसेंटेज पूछते हैं तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 100। दिस इज द मेन फैक्ट। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन लॉजिकली कहां से आते हैं वो समझिए। ज्यादातर आपको कैसे दिया रहेगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप बहुत दिमाग में रखना। न्यूमेरिकल्स तो ऐसे निकलेंगे फटाफट, आ जाओ देखो जरा। जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है 25% मास बाय मास। इस तरह अगर हमें वैल्यू सपोज कर लेते हैं दी हुई है, इस वैल्यू को आपने सोचना कैसे है। 25% मतलब 25 को आपने मानना है ये मुझे वैल्यू दी है सॉल्यूट की, समझ गए। और साथ में परसेंट, इसको मैं वर्ड्स में लिख के बताता हूं। परसेंट क्या होता है, पर सेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट? सेंट मीन्स 100, मतलब 25% का मतलब 25 100 के हिसाब से, समझ गए। तो ये मैंने आपको बताया, ये जो वैल्यू आपको परसेंट के साइन के साथ दी होगी, ये वाली वैल्यू होगी सॉल्यूट की। परसेंट का मतलब हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। आप कहेंगे 100 ग्राम कैसे लिया। कभी भी आपको, जैसे ये 25% मास बाय मास दिया, आपने क्या बोलना है 25 ग्राम्स। अब ये मैंने ग्राम क्यों लिया, क्योंकि सर ये मास था, हमने यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना मास, दिस मास इज फॉर 25 से लिंक करेगा, मतलब ये मास हम ग्राम में लिखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक और सवाल करेंगे, होपफुली थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं आया अगला एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज करिए हमें एग्जांपल दे दिया 5% मास बाय मास NaCl। अब ये कह रहे हैं NaCl आपको दिया है 20%, मतलब सॉरी 5% मास बाय मास। अब आपको ये सॉल्यूशन क्या है, इसके साथ NaCl के साथ लिखा होगा एक्वस। जब भी सवाल आएगा एक्वस आएगा। एक्वस का मतलब क्या होता है, NaCl मतलब सॉल्ट। सॉल्ट को उन्होंने पानी के अंदर घोल के दिया है, और सॉल्ट कितना है पानी के अंदर, ओनली 5% है सॉल्ट पानी के अंदर। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है, आपको आंसर देना है इस वर्ड से। आपको क्या समझ में आया, मैंने बोला था परसेंटेज के आगे जो लिखा होगा वो वैल्यू होगी सॉल्यूट की। तो आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूट का मास लिया ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, या यहाँ पे भी देख लो तो मास है, तो आप लिखोगे 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होगा सर, वाटर के साथ, मैं एक बार सॉल्यूशन के बारे में भी बता देता हूँ। वाटर में क्या होगा NaCl। तो 100 ग्राम हमने कंपैरिजन में ले लिया। अब आप पूछोगे 100 कहाँ से लिया सर आपने, 5 तो समझ में आ रहा है, 100 बेटा मैंने परसेंट के अकॉर्डिंग लिया। आपने बोला ना 5%,
100 के हिसाब से 5, 100 ग्राम सॉल्यूशन के हिसाब से 5 ग्राम NaCl, ऐसे सोचना है। आप देख रहे हो परसेंटेज को कैसे मैंने मास में बदल दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन की एकदम पलट जाएगा क्वेश्चन आपकी तरफ, सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं आगे, एक दो और एग्जांपल्स करेंगे, थोड़ी सी हम स्पेस फ्री करवा लेते हैं। देखिए, अगर हमें यहाँ पे अब एक आप करोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16% H2SO4 aqueous, इसका मतलब क्या होगा? 16, अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि कौन सा परसेंट लिख के छोड़ दिया, तो यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, मास बाय मास। 16 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और बाकी वाले टर्म्स में भी हमने ये यूज़ करना है, ठीक है। हम बाकी वाले टर्म की तरफ चलते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो हमारी दूसरी टर्म जो है यहाँ पे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है। वेरी इंपॉर्टेंट, दवाइयों पे लिखा होता है, काफ़ी बार मिलता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब मैंने आपको पहले से बताया कि आगे वाली जो चीज़ होती है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती है, और जो पीछे वाली चीज़ होती है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। और पिछली टर्म्स में और बहुत बार हम कर चुके हैं कि सॉल्यूट हमेशा ऊपर रखेंगे एंड सॉल्यूशन हमेशा नीचे रखेंगे। तो ये इतनी बार कर चुके हैं सर, बोर हो गए। कोई बात नहीं ना, दिमाग में बैठने दो, अच्छे से उसको प्लेस बनाने दो दिमाग के अंदर, बार बार रिपीट करके। तो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब इसका मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर ये खास ध्यान रखना, ये ml में होना चाहिए। आप मोलैरिटी करके आए हो, मोलैरिटी में हम नीचे जो सॉल्यूशन होता है उसको लीटर में रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर हम यहाँ पे इसको किस में रख रहे हैं? ml के अंदर। तो और सर आगे लगा हुआ है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई इट विद 100। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब इसका सवाल पिछले वाले के जैसे ही आएगा, जैसे कि अगर उन्होंने दे दिया हमें, मैं फिर दोबारा से वैसे ले लेता हूँ, 15% मास बाय वॉल्यूम, इस तरह से। चलो बाकी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो इसका अगर हम सॉल्व करके देखें तो इसका मतलब क्या है? ये सर किसके बारे में बताता है? सॉल्यूट। और इसके अंदर सॉल्यूट मास में होता है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट था, या फिर आगे देख लो मास ऑफ सॉल्यूट है, तो 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100। अब सॉल्यूशन किस में है? वॉल्यूम है ना, तो सॉल्यूशन ml में, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये चीज आपको आती है, खत्म, क्वेश्चन फटाफट से निकलेंगे, ठीक है। और देख ले एक बार, जैसे कि 25% मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब, अब मैं अगर इसको और डिटेल में लिख देता हूँ, 25% मास बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, थोड़ा एक्वस साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है HCl एक्वस का मतलब क्या, कि पानी के अंदर HCl एसिड को घोल के लेके आए हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 25, अब ग्राम लिखेंगे क्योंकि मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है, मतलब आपको वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का। तो हमने इसका मास ले लिया 25 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब उसको सॉल्यूशन बोलेंगे ना, HCl को पानी में घोला हुआ है तो वो एक सॉल्यूशन बना हुआ है। 25 ग्राम HCl डाला है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन कितना है? 100 ml का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? पिछले बार के जैसे ही, एज इट इज सेम टू सेम हम वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट करिए, फिर अगले पे चल रहे हैं। तो चलिए, हमारी थर्ड जो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को ज़्यादातर आप देखेंगे फार्मेसी में बहुत यूज़ करते हैं।
दवाइयों के ऊपर जो कफ सिरप होते हैं बच्चों के, उसके ऊपर स्पेशली आप कॉन्सेंट्रेशन देखोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में लिखी होती है। सैनिटाइजर लेने जाओ, सैनिटाइजर अगर हम देखें तो अल्कोहल बेस्ड लेने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी हमेशा क्या लिखा रहता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पीछे जो दो करके आए हैं। तो अब दोनों चीजें किसमें है, वॉल्यूम में, सॉल्यूट भी वॉल्यूम में और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में। वेरी सिंपल। अब इसको हम लिख के दिखा देते हैं फटाफट से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा। अब सर यहां पर भी इसको किस में रखना है, ml में। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी सर किस में रखना है, ml में। देन मल्टीप्लाई इट विद 100। सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल। और अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, ऐसे करके लिखा होता है, या कोई दवाई का नाम लिखा होगा। इसका मतलब क्या बन रहा है, 25 ग्राम्स, सॉरी माय फॉल्ट, 25 ml ऑफ अल्कोहल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन होगा वहाँ पे सॉल्यूशन पूरा कितना है, 100 ml, और हमारी जो दवाई है अल्कोहल है वो कितना है, उसके अंदर 25 ml जो है वो दवाई है। पूरे सॉल्यूशन में जो 100 ml का बोतल आपको दे रहा है वो दवाई की, उस दवाई के अंदर अल्कोहल कितना डाला हुआ है, 25 ml डाला हुआ है। वेरी वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, समझ गए। और अगर 15%, जैसे बच्चों की दवाई लेने जाए, छोटे बच्चों की कफ सिरप, तो 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे करके लिखा होता है उसमें कि इसमें अल्कोहल या इथेनॉल डाला होता है कई बार, ठीक है। 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आपको क्या बोलना है, इसका मतलब क्या है कि 5 ml ऑफ इथेनॉल है इसके अंदर, क्योंकि छोटे बच्चों की उसको कम रखना है, इन 100 ml ऑफ, सॉरी ग्राम ही लिखी जा रहा हूँ, ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो आपने बॉटल रही है 100 ml की, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 ml ही उन्होंने दवाई डाली है, ताकि बच्चों को लाइट रहे, कंसंट्रेशन उसकी कम रहे, बच्चे आराम से उसको डाइजेस्ट कर सके, आराम से उसका जो उनको तकलीफ है उसके आराम मिल सके। ऐसे ना उसका साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाए, बहुत हार्ड हो उनके ऊपर। बात समझ में आ रही है। तो कंसंट्रेशन को ये वाली टर्म बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर हम अगली टर्म की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम मोलैलिटी की तरफ चलते हैं। आपने मोलैलिटी तो सुना था ना, पिछला लेक्चर जो हमने अपलोड हुआ है। तो मोलैलिटी के अंदर हमने डिटेल में समझा कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और उसको इम्पॉर्टेंट बनाने वाला मोलैलिटी था। क्यों सर, ये कन्फ्यूजन ही बड़ी क्रिएट करते हैं दोनों, क्योंकि उसमें R आता है यहाँ पे और यहाँ पे L है बस, और इनके बीच में जो कॉन्सेप्ट का फ़र्क है, जो इनके फॉर्मूलाज में फ़र्क है वो ज़्यादा है, तो जिस कारण से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, और जो पहले मैंने मोलैरिटी समझाई थी उससे लिंक करके मैं इसको समझा रहा हूँ। अगर आपने वो नहीं सुना है तो उसको पहले अच्छे से सुन लो, समझ लो, फिर आप इस वीडियो को देखिए, आगे समझो, समझ गए। तो आ जाइए देखिए, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत सिंपल। मोल्स ऑफ solute in per kg mass of solvent, ये लाइन पे अंडरलाइन कर देना। सारे की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मैंने उनका कंपैरिजन उनके सॉल्यूशन के साथ करा था, और शायद आपको याद होगा मैं हमेशा ऊपर वाली साइड पे सॉल्यूट को रखता था और नीचे वाली साइड पे सॉल्यूशन को रखता था। पर ये जो मोलैलिटी है इसमें सॉल्वेंट आता है, समझ गए। सबसे पहला बाकियों से जो ये डिफरेंट है, तो देखते हैं इसको लिख के। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स इसको किससे डिनोट कर देंगे, n से, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए। वेरी सिंपल। तो इसको अगर हम और तरीके से लिख सकें तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ
सॉल्वेंट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना, मोल्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब जो मास सॉल्वेंट का है, मैंने पहले बताया वो किस में होना ज़रूरी है, केजी में होना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि वो उन्होंने किस में दे दिया, ग्राम में, पर हम उस ग्राम को किस में बदलेंगे, केजी में। तो आप इस मास को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, केजी में। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो फाइनल हमारा आंसर क्या बन जाएगा, उसको ही मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इट विद 1000 कर दो, क्योंकि यहाँ से ऊपर को घूम जाएगा ना, वो फ्रैक्शन हो गई, फ्रैक्शन ऊपर को चली जाएगी। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो मोल्स लेके आए हैं। 1000 ऊपर कौन लेके आया, क्योंकि सर ये जो सॉल्वेंट का मास है वो ग्राम में है, और नीचे हमने मास ऑफ सॉल्वेंट रख दिया। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर हमसे कोई पूछे कि इसका यूनिट क्या है, सर यूनिट तो यहीं पे बन रहा है, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। अब इसको अगर आप बोलना चाहो तो मोलल भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है जिसमें मोलल लिखा हुआ है, तो मोलल को आपने इसी तरह से समझना है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, और एग्जांपल को आप वैसे ही समझिएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, करके देखना ना, तभी देखना। आगे देखिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मोलल। अब आपको पता है कि ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी की टर्म्स ये 8 मोलल को दो तरीके से लिखा जा सकता है, 8 के साथ स्मॉल m लिख दो तो भी। अब बहुत बच्चे इसको 8 मीटर समझने लग जाते हैं। बेटा केमिस्ट्री के अंदर कौन सी आप जमीनें नाप रहे हो, इसको मीटर क्यों बोल रहे हो, मोलैलिटी है ये, कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हैं। तो इसको मीटर नहीं बोलना है, 8 मीटर नहीं है ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 8 मोलल है, समझ रहे। अब 8 मोलल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन ही बताई थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप अगर उन्होंने ऐसा बोला हो, मैं इसका पूरा एग्जांपल ही बना के लिख देता हूँ, 8 मोलल NaCl इन वाटर, इस तरह से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप समझिए कैसे, 8 मोलल को आप बोलोगे 8 मोल्स। मैंने क्यों ऐसा बोला, मैंने बोला था कोई भी आपको नंबर दिया है, परसेंट दिया है 25%, 8 मोलल कुछ भी दिया, वो आपको सॉल्यूट दिया है। तो यहाँ पे सॉल्यूट हमारा किस भाषा में आता था, मोल्स की भाषा में। तो 8 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg ऑफ वाटर। सॉल्वेंट लिखा मैंने, सॉल्यूशन नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने खुद भी बोला था कि यहाँ पे क्या लेना है, सॉल्वेंट, और कितना लेना है, केजी में, तो 1 kg लिया। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 25 मोलल H2SO4, ये भी पानी में होगा, इन H2O, पानी के अंदर। तो इसका मतलब क्या, 25 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 kg H2O, पानी में, क्योंकि पानी ही यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या है, H2SO4। वेरी वेरी सिंपल। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये जो मोलैलिटी है ना, इसको अगर आप इस तरह से देख रहे हो और पहली बार में कंफ्यूजन आई, एक बार, 2 बार, 3 बार देखो, मैं हो नहीं सकता कि आपको कोई भी डाउट रह जाए। बाकी क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही हर एक टॉपिक के ऊपर, एक एक एग्जांपल्स लेके मैं कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। आप पहले इसको नोट कर लो, एक हमारी कंसंट्रेशन टर्म रह गई है, उसको साथ ही में कवर करके फिर ओवर हो जाएगा। एंड नाउ हमारी जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ग्राम्स पर लीटर। इसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, कुछ किताबें इसको स्ट्रेंथ कहती हैं, कुछ ग्राम्स पर लीटर कहती हैं, तो हमने दोनों की सूरत में समझ लेते हैं। तो ग्राम पर लीटर का मतलब तो वही हुआ, सर सॉल्वेंट तो नीचे सिर्फ एक ही में आता है जो अभी अभी पढ़ के आए हो, मोलैलिटी, बाकी सब के नीचे सॉल्यूशन आता है। तो क्या लिखोगे,
ग्राम का मतलब मास होता है, तो मास की फॉर्म में लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, मैंने एस की तरह मतलब स्ट्रेंथ को कैसे लिखेंगे, आप ऊपर लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो आप इसको W से भी डिनोट कर सकते हैं। डन। अब नीचे क्या आ जाता है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम लिखो आप सॉल्यूशन की लीटर के अंदर, तो ये वाली बात। और इसके नीचे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इन लीटर। अब ये तेरा अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा अगर मैं मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लिखूं, मोलैरिटी याद है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब मोल्स को अगर मैं खोल लूं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो सर ये वाला हिस्सा तो ये स्ट्रेंथ वाला ही आ गया है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो इतने हिस्से की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब मोलैरिटी के अंदर इतनी जगह पे मैं स्ट्रेंथ लिख सकता हूं। तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। ये मोलर मास मैंने नीचे था, नीचे लिख दिया, इस पूरे की जगह क्या लिख दी, स्ट्रेंथ। और अगर आपको कभी स्ट्रेंथ निकालनी हो तो आप मोलैरिटी से सीधा निकाल सकते हो, मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। अब सर ये क्या है, दिस इज द रिलेशन जो हमारे काम का है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ग्राम पर लीटर पे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ये जो स्ट्रेंथ वाला रिलेशन है इस पे बहुत सवाल बनते हैं। जेई नीट वाले तो पूछो ही ना, रगड़ते हैं इसको, सवाल इस पे ही बनाते हैं। किस पे, इस रिलेशन पे। तो बस आपने इसको दिमाग में रखना है, समझ गए। चलिए, तो ये जो हमारे मेन कंसंट्रेशन टर्म्स थी ये आपको पूरे चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगी। एनसीईआरटी उठा के देखो, क्वेश्चन भरे पड़े हैं इनके ऊपर, ठीक है। बस आपको जो मैंने बीच बीच में ट्रिक्स बताई हैं, चीज़ें बताई हैं कि कंसंट्रेशन को समझना कैसे है। एक अगर 25% दिया हुआ है, परसेंट का मतलब देखो, परसेंट मतलब 100 के अकॉर्डिंगली। बस इस वीडियो को मेरे हिसाब से आपको 2 बार देखना चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और नोट्स तो डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको एक बार दोबारा से देखिएगा डिटेल में, पहले एक बार नोट्स बनाइएगा साथ साथ, और दूसरी बात आराम से बैठ के चाहे फॉरवर्ड मोड पे देख लीजिएगा, स्पीड इंक्रीज करके। इसको आप जब आप बार बार देखेंगे तो दिमाग के अंदर पूरा एकदम से फिट हो जाएगा, और क्वेश्चन करते हुए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।